चलिए, तो आज पुनः मैं आप सबके सामने अपने उसी मैराथन, उसी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के साथ उपस्थित हूँ, जिसका पार्ट 5 आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। और आप उसी दुगने जोश के साथ, उसी लगन के साथ फिर से जुड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आपको तथ्यों के बोझ के तले, डाटा के बोझ के तले नहीं दबना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितने से आपका काम हो, जिस तरह से आप गोल को अचीव कर सकें, अपने टारगेट को भेज सकें। तो मेरा ये प्रयास है कि इन 15-15 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करूँ। आप इतनी मोटी मोटी बुक्स, ग्रंथालय नहीं पढ़ें, लेकिन बच्चों कहने को ये 15 क्वेश्चंस होते हैं। जो सिर्फ इसका PDF पर स्क्रीनशॉट ले लेगा, उसको सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 15 क्वेश्चंस को पढ़ते समय, इनकी व्याख्या करते समय हम लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि आप सब बड़े मनोयोग से और बड़े संतुलित ढंग से इस वीडियोस को देख रहे हैं, और आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे लगातार अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। जीवन में कभी भी निराश होने की संभावना होनी भी नहीं चाहिए। और आप को मैं पुनः पार्ट 4 की प्रतिक्रियाएं मुझे अच्छी लगी, और अब आज मैं पुनः आपको इस हिमालय की धरा, पीर पंजाल की चोटियों से इस पार्ट 5 को लेकर सामने हूँ। तो आइए, बिना किसी देर के, बिना किसी भूमिका के, उसी ऊर्जा के साथ पुनः जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, और ऐसा क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आता ही है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड इन तिब्बत। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसको सांगपो, किस नाम से? सांगपो या यारलांग सांगपो। उससे पहले थोड़ी इस पर चर्चा हो जाए। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से है बच्चों? तिब्बत से इसका ओरिजिन है। ब्रैकेट में चाइना भी कर लें, हालांकि चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है इसलिए। तो तिब्बत के में एक बहुत विश्व प्रसिद्ध लेक है, बाबा महाकाल का स्थान है। कैलाश मानसरोवर लेक के पास से चेमा यंग डुंग ग्लेशियर से इस रिवर का ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से? चेमा यंग डुंग ग्लेशियर नियर कैलाश मानसरोवर लेक, तिब्बत। और ख़ास बात और है कि इसी ग्लेशियर के पास से आपका सिंधु, इंडस भी निकलती है, और एक नदी और यहीं से निकलती है कैलाश मानसरोवर झील के बगल में राकस ताल से, जिसे हम सतलज कहते हैं। और क्वेश्चन वैसे भी एक बार आया हुआ है बच्चों, भूलना नहीं, कि कौन सी नदी भारत में तीनों हिमालय पर्वतमाला को क्रॉस करती हुई इंडिया आती है? चाहे वो ग्रेटर हिमालय हो, मिजो हिमालय हो, शिवालिक हिमालय हो, तो उसका आंसर सतलज होता है। बैक ईयर क्वेश्चन ये भी है पीसीएस में कि कौन सी नदी तीनों हिमालय की श्रेणियों को क्रॉस करते हुए भारत आती है? तो सतलज। खैर, हम तिब्बत पर और ब्रह्मपुत्र पर वापस पहुंचते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन तिब्बत के कैलाश मानसरोवर लेक के पास चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से है। इन तिब्बत कॉल्ड सांगपो, इन अरुणाचल कॉल्ड दिहांग, इन बांग्लादेश जमुना। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, जबकि अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, गलत नहीं करना है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलांग सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना। ये पूरी तिब्बत का चक्कर लगाते हुए अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा वर्मा शिखर है, नामचा वर्मा पास के पास से, नामचा वर्मा चोटी के पास से, नामचा वर्मा जो कि 7,757 7,757 मीटर ऊंचा है, वहाँ से यू आकार की घाटी बनाती हुई इंडिया में प्रवेश करती है, और अरुणाचल में दिहांग कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र में, इस दिहांग में लोहित रिवर, लोहित नदी का संगम होता है, और लोहित नदी से मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है असम में, और वहाँ से ये बांग्लादेश पहुँच जाती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, और आगे ये मेघना बन के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। यानी कि इस एक क्वेश्चन से हमने अपने 4-5 क्वेश्चंस कर लिए। अब गलत नहीं करना है आपको।
और गंगा ब्रह्मपुत्र पर जो बना हुआ डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। भारत में बरकान कहाँ मिलते हैं, बरकान का विस्तार कहाँ पर है? पहली चीज़ तो आप समझिए बरकान होते क्या है। बेसिकली बरकान रेत के अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं, बालू के टीले होते हैं। और बरकान भारत में जो थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है राजस्थान में, बेसिकली जैसलमेर जिले में, जैसलमेर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, वहाँ पर बड़ी मात्रा में बरकान पाए जाते हैं। आप इन सबको याद रखेंगे, बरकान क्लियर करेंगे। अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है और जब बालू की रेत चलती है, बालू की आंधी आती है, तो उससे जो आकृति बन जाती है वो बरकान होती है और ये जैसलमेर राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करना ये भी कि 2001 से 2011 तक भारत की पॉपुलेशन डिकेड ग्रोथ रेट कितनी रही है? 2001 से 2011 तक भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? टिक करते चलना। तो इसका आंसर होगा बच्चों 17.64, 17.64। और सर्वाधिक ग्रोथ रेट हमारे भारत में कब रही थी? आज़ादी के बाद से, या जो सेंसस स्टार्ट हुई तब से। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि रही थी 1961 से 71। मैक्सिमम ग्रोथ रेट 1961 टू 71 24.80%। 61 से 71 के बीच आज तक सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है 24.80%। और इसी दौरान भारत में जनसंख्या का विस्फोट माना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन हिस्ट्री का ले लेते हैं। फायान जो चीनी यात्री भारत आया था, उसकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो फायान की जो प्रसिद्ध बुक है उसका नाम है फो क्यो की। फो क्यो की, ये फायान की द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको हम अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज भी कहते हैं। फो क्यो की को ही अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज कहते हैं। फायान भारत में गुप्त काल में भारत आया था, इस बात को आप याद रखेंगे। बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड के समय। अगला हिस्ट्री का और क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो एपी होते हैं आपके मॉन्यूमेंट्स, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र या इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और एक इससे और एक अलग हटके फैक्ट भी कर लीजिए। क्वेश्चन हमेशा आता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? फर्स्ट टाइम विच पर्सन वाज रीड बाय द अशोकाज अभिलेखा? देन 1837 जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप, 1837। ध्यान यहाँ रखना है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा किसने, डिस्कवर किसने किया? तो फर्स्ट टाइम 1750 टिफेन थैलर वाज डिस्कवर वाज द मॉन्यूमेंट्स। सबसे पहले 1750 में टिफेन थैलर ने अभिलेखों को खोजा, जबकि पढ़ा किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक और हिस्ट्री का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉइन्स के स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसको हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान, एमपी, यूपी दोनों जगह मुद्रा शास्त्र। और भारत के जो सबसे ओल्डेस्ट कॉइन माने जाते हैं, प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं, उनको हम आहत सिक्के कहते हैं, पंचमार्क सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन, जिस पर ठप्पा लगाकर किसी विशेष आकृति को बनाया जाता था। ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया, दैट इज पंचमार्क। क्वेश्चन नंबर 7 भी हिस्ट्री से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांची पड़ता है साउथ में, तो कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? हु वाज द फाउंडर ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल इन कांची? तो उसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? नरसिंह वर्मन सेकंड। और नरसिंह वर्मन सेकंड ने एक काम और किया था, एक क्वेश्चन भी आता है, मैं आपके लिए विशेष क्वेश्चन छांट के लाता हूँ, इसलिए आप ध्यान रख के इनको सुनिए। नरसिंह वर्मन सेकंड ने एक एम्बेसडर, एक तरह से एक राजदूत, एक दूत मंडल कहाँ भेजा था? चाइना। ये भी आता है कि किस शासक ने, तो आप करेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। और इसी ने
नागपत्तनम में चीनी यात्रियों के लिए एक बौद्ध विहार बनवाया था? नेट जेआरएफ पीजीटी सब में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने नागपत्तनम में चीनी यात्रियों के लिए एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? तो उसका आंसर होगा आपका नरसिंह वर्मन सेकंड। और कैलाशनाथ मंदिर, जिसे हम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, कैलाशनाथ मंदिर जो कांची में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। एक थोड़ा सा डिफरेंस फैक्ट जो बार बार क्वेश्चंस आता है इसी संबंध से, एक कैलाश मंदिर अलग है, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ये कैलाशनाथ मंदिर, डिफरेंस याद रखना। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है और उसका निर्माण कृष्ण प्रथम और राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और RAS प्री के साथ साथ अन एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? इंडियन मोनालिसा किसे कहते हैं? आप मोनालिसा जानते हैं। अगर मोनालिसा की बात करें तो मोनालिसा फेमस पेंटिंग थी वर्ल्ड में, जिसके जो चित्रकार हैं या जिन्होंने उसको बनाया उनका नाम आप जानते हैं, लियोनार्डो दा विंची थी। तो उसी तरह इंडियन मोनालिसा बड़ी ठड़ी को कहते हैं, जो राधा जी की तस्वीर है बड़ी ठड़ी। और बड़ी ठड़ी राजस्थान के किशनगढ़ शैली, अजमेर के पास किशनगढ़ पड़ता है, बड़ी ठड़ी किशनगढ़ शैली में बनी हुई बहुत बेहतरीन पेंटिंग है, जिसे इंडियन मोनालिसा कहते हैं, बड़ी ठड़ी। और इसके जो इस पेंटिंग के जो चित्रकार हैं जिन्होंने इसको बनाया है उनका नाम है निहाल चंद्र। और ये राजा सावंत सिंह के दरबारी थे। राजा सावंत सिंह, जिन्हें हम नागरी दास भी कहते हैं, इन्होंने बहुत योगदान दिया चित्रकलाओं के लिए, इसीलिए इनको नागरी दास बहुत अधिक। और बड़ी छड़ी राजस्थान की किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है और भारत में सबसे सुंदरतम पेंटिंग में से, इसीलिए इसे भारतीय मोनालिसा, इंडियन मोनालिसा भी कहते हैं। और बड़ी छड़ी के चित्रकार कौन है, किन्होंने बनाया इसको? तो निहाल चंद्र। और किस राजा के आश्रय में? तो आप सावंत सिंह या नागरीदास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन से इन्वायरमेंट की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, हु वाज द यूज द फर्स्ट टर्म ऑफ इकोलॉजी? पहली बार किसने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो अर्नेस्ट हेकेल। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकेल ने किया, याद रखेंगे इस बात को। और प्रोफेसर R मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। भारतीय पारिस्थितिकी के पिता किसे कहते हैं? प्रोफेसर R मिश्रा को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन संविधान से हम लेकर आएंगे। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा है प्रीएम्बल्स को? तो KM मुंशी ने। क्वेश्चन अगर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली, प्रीएम्बल्स को पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा था? तो उसका आंसर होगा KM मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने कहा है। महान नेता थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, केंद्र मंत्री भी रहे और साथ साथ उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे, यूपी के राज्यपाल कब रहे? 1952 से 57 तक रहे। और इन्होंने ही देश में वन महोत्सव, फॉरेस्ट जो महोत्सव होता है वो प्रारंभ किसने किया? या ये आ जाए वन महोत्सव के जनक किसे मानते हैं? तो भी आप करेंगे KM मुंशी। और आगरा में जो 1961 में स्थापित है केंद्रीय हिंदी संस्थान, अलग से क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। उसको स्थापित करने में भी इनकी महती भूमिका थी। ठीक, चलिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। आप सब जानते हैं जो भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह बनाया गया है ऐसे R, जिसमें रोमन R और हिंदी का रा लेकर के बनाया गया है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आप ये जानते हैं IIT मुंबई से स्नातकोत्तर थे D उदय कुमार। कभी पूछ सकते हैं, अभी D उदय कुमार ने तैयार किया था, इसको आप याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA या बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चंस आया हुआ बैक ईयर 19 अप्रैल 2000 को इसका गठन किया गया था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले IRDA को IRDE में बदल दिया गया है, IRDA चेंज इनटू IRDA। लेकिन IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो आप उसका आंसर करेंगे 19 अप्रैल 2000। बैक ईयर क्वेश्चन टिक कर लीजिए। एक क्वेश्चन साइंस से लेते हैं।
विटामिन्स के बारे में आपसे बहुत पूछते हैं, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? BC। वैसे भी याद रखिए, हमारे इधर जो यूपी में बहुत से लोग नहरों में नहाते हैं, नदियों में कूदते हैं गर्मियों के दिन में, तो BC कहाँ होती है? वाटर में होती है, जल में होती है। BC जल। मतलब बहुत सिंपल तरीके से याद रखिए कि नहाते समय आप बहुत बातें करते हैं, तैरते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, तो कहाँ पर करते हैं? जल में करते हैं। तो जल में क्या हो रही है? BC अपनी भाषा में। तो जो वाटर सोल्यूबल है, जल में मिले विटामिन कौन से हो जाएंगे? B और C। तो उसके अलावा जो बचेंगे वो सब फैट सोल्यूबल हो जाएंगे, वसा में हो जाएंगे। कौन कौन से? A, D, E, K। बैक ईयर क्वेश्चंस भी है, हर एग्जाम्स में आता है, चाहे टेट पेट नेट जो भी एग्जाम हो। तो वाटर सोल्यूबल BC और वसा फैट में A, D, E एंड K। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइंस से ही लेते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, दुनिया का प्रथम परख नली शिशु है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड है, लुइस जॉय ब्राउन, 1978 इन इंग्लैंड। जो सबसे पहले दुनिया का टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ वो 1978 में इंग्लैंड में हुआ। उसका नाम क्या रखा गया? लुइस जॉय ब्राउन। तो अगर इंडिया की बात कभी कर ले तो भारत में जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ वो 1986 मुंबई में, जिसका नाम इंदिरा रखा गया। भारत का प्रथम परख नली शिशु कौन था? इंदिरा, 1986 मुंबई। आइए अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज S5 के अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं, 15वें क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? हालांकि अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई पहली बार दुनिया में, दुर्भाग्य रहा कि भारत उस वो जीत नहीं पाया। ये क्वेश्चन भी करंट का है, बनेगा। जो टेस्ट मैचों का विश्व कप जिसे आप कहेंगे, उसका विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड, जिसने फाइनल में इंग्लैंड में भारत को हराया। विराट कोहली की कप्तानी भारतीय टीम हारी और न्यूजीलैंड की टीम केन विलियमसन की अगुवाई में वो जीती। जाहिर सी बात है सबको दुख हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चंस के लिए आप याद रखेंगे कि न्यूजीलैंड विजेता रहा, भारत विजेता। तो वो एक डीप क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? हु वाज द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया? तो उसका आंसर होगा C.K. नायडू। C.K. नायडू। और भारत ने पहला टेस्ट कब खेला था? 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ। तो ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ये मानकर रटते रहिए और इसकी जो व्याख्या होती है, जो मैं बोलता हूं, उसको भी नोट्स बनाते रहिए। और जब तक आपके कोई एग्जाम्स आएंगे तब तक आपके पास क्वेश्चन बैंक का लंबा भंडार तैयार हो जाएगा। और जो हमारी ऑडियो सीरीज जिसमें हम लंबे वीडियो लेक्चर लेकर आते हैं वो चलती रहेगी। और जल्दी ही मैं एक 1857 पर एक बहुत बड़ा PCS प्री और मेंस, साथ ही PGT के एग्जाम्स, नेट के एग्जाम्स के लिए बहुत बड़ा लेक्चर लेकर आऊँगा। वो 1857 का विद्रोह की जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, आपने सब जगह से पढ़ी है, आपको उसमें कुछ नए फैक्ट, कुछ नए तथ्य और कुछ नई यात्राएं मिलेंगी। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ चीज़ें आपको नई प्राप्त की। चलिए, पुनः आप अपने जोश के साथ जुड़े रहिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता है आपको। थैंक यू।